India Legal presents Courts Roundup. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट प्रवेश परीक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई शुरू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि वे मामले की सुनवाई 1-2 दिन में शुरू करने के लिए प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना से सलाह लेंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से नीट AIQ में EWS और OBC कोटे से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा, कोटा लागू करने के लिए एक सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाले डॉक्टरों की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने ये भी अनुरोध किया कि समस्याओं को ध्यान में रखते हुए या तो मंगलवार या बुधवार को सुनवाई की जाए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, सिर्फ 3 जजों की बेंच का मामला है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत चीफ जस्टिस के साथ बैठे हैं और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ दूसरी बेंच में हैं। मैं चीफ जस्टिस से बात करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि यदि प्रशासनिक रूप से एक विशेष पीठ का गठन करना संभव हो सके। पीठ ने एसजी को इस मामले में केंद्र द्वारा दायर रिपोर्ट के प्रति याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने को भी कहा, अन्यथा मामले को 6 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। नीट पीजी काउंसलिंग से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने अखिल भारतीय कोटे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या EWS आरक्षण के मौजूदा मानदंडों को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के मद्देनजर बनाए रखने का फैसला किया है। समिति का मत है कि EWS मानदंड को बीच में ही बदलने से जटिलताएं पैदा होंगी। समिति ने अगले शैक्षणिक वर्ष से संशोधित EWS मानदंड शुरू करने की सिफारिश की। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि उसने इस सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। जहां तक EWS मानदंड में संशोधन की बात है, समिति ने 8 लाख रुपए की वार्षिक आय मानदंड को बनाए रखने की सिफारिश की है, लेकिन उस परिवार को बाहर करने की सिफारिश की है जिसके पास 5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि है, चाहे उसकी आय कुछ भी हो। लेकिन समिति ने सिफारिश की है कि ये संशोधन अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किए जाएं। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2021 के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन परिवारों के उम्मीदवार हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है। वो EWS आरक्षण के लिए पात्र हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जिनके परिवार की आय 5 एकड़ कृषि भूमि है और ये EWS से अधिक आय है। समिति ने आवासीय संपत्तियों के संबंध में मानदंड को हटाने की भी सिफारिश की है। नीट के लिए अखिल भारतीय कोटा में EWS OBC आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के समूह में ये हलफनामा दायर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी के रूप में नामित करते हुए लखीमपुर की एक स्थानीय अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। लोक अभियोजक SP यादव ने बताया कि 5000 पन्नों की चार्जशीट के मामले में केंद्रीय मंत्री के नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन आशीष मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम आरोपी के तौर पर जोड़ा गया है। अगर अब कोर्ट यूपी पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को स्वीकार कर लेती है तो हिंसा मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर खीरी जिले के दौरे के विरोध में कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान एक SUV द्वारा कुचले जाने के बाद विरोध कर रहे 4 किसानों की मौत हो गई थी। कथित तौर पर SUV केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के काफिले का हिस्सा थी।
इसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा और कई अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने लखीमपुर स्थानीय अदालत के समक्ष कहा था कि घटना के दौरान मौजूद लोगों को मारने की साजिश रची गई थी। याचिका में कहा गया कि अब तक की गई एसआईटी की जांच और एकत्र की गई सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कृत्य आरोपी द्वारा किया गया एक लापरवाही पूर्ण कार्य नहीं था, बल्कि ये जानबूझकर हत्या करने की पूर्व नियोजित योजना के अनुसार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अदालत के समक्ष ये भी प्रार्थना की कि सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A, 279 और धारा 338 को हटा दिया जाए और इसके बजाय आईपीसी की धारा 307, 326, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 325 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया, जो 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली 2 वकीलों द्वारा भेजी गई एक पत्र याचिका के आधार पर दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। देखिए, अजय मिश्रा टैनी का नाम चार्जशीट में नहीं है, जो कि एफआईआर में तहरीर में नाम दिया गया था, नामजद नहीं किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था डीजीपी को कि अजय मिश्रा टैनी का नाम इसमें बढ़ाया जाए, लेकिन वो नाम चार्जशीट में नहीं आया है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम कोर्ट जाएंगे आगे। देखिए, पहले तो ये रैश ड्राइविंग का मामला था, लेकिन उसके बाद ये मामला जब धाराएं बदल दी गई थी, शॉर्ट में बोलूँ तो धाराओं के हिसाब से अब ये हो गया है कि ये केस जो है वो एक साजिश के तहत हत्या की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में इनालाइट परमिट की प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें मणिपुर इनालाइट परमिट दिशा निर्देश 2019 को भी रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता फुजैल अहमद अयूबी और अधिवक्ता इबाद मुश्ताक और कनिष्ठ प्रसाद के माध्यम से किया गया था। अमरा बंगाली नाम के संगठन ने याचिका दायर की है। याचिका में ये घोषणा करने की मांग की गई है कि मणिपुर राज्य के लिए लागू बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के प्रावधान बनाने वाले कानूनों का संशोधन आदेश 2019 अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के विरुद्ध है। इनर लाइन परमिट को 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियमन के बाद मणिपुर तक बढ़ा दिया गया था। इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्रों को सीएए के आवेदन से छूट दी गई है। वर्तमान रिट याचिका को मणिपुर राज्य में इनर लाइन परमिट की चुनौतीपूर्ण प्रणाली के रूप में दायर किया गया है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 अंग्रेजों द्वारा असम में नए स्थापित चाय बागानों पर अपना एकाधिकार बनाने के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीयों से अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कठोर आईएलपी प्रणाली मूल रूप से इनर लाइन से परे के क्षेत्रों में सामाजिक एकीकरण, विकास और तकनीकी प्रकृति की नीतियों का विरोध करती है। इसके अलावा राज्य के भीतर पर्यटन को बाधित भी करता है, जो कि इन क्षेत्रों के लिए राजस्व सृजन का एक प्रमुख स्रोत है। याचिकाकर्ता के अनुसार जबकि ब्रिटिश शासन ने BEFR 1873 को अपने हितों पर एकाधिकार बनाने की कोशिश की थी और BEFR की प्रस्तावना में निहित क्षेत्रों में आदिवासी आबादी के साथ व्यापार में शामिल किया गया। यह भारतीयों को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया था, लेकिन उक्त प्रतिबंध स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि एक पिता द्वारा अफगानिस्तान से अपनी बेटी और पोती के प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करे। कोर्ट ने विजय सेबेस्टियन द्वारा दायर एक याचिका में निर्देश पारित किया, जिसमें उनकी बेटी सोनिया सेबेस्टियन, जिसने इस्लाम में धर्मांतरण करने के बाद आयशा का नाम रखा है, दरअसल के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। आयशा 2016 में आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए भारत छोड़कर चली गई थी और उसकी नाबालिग बेटी सारा, जो कथित तौर पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अफगानिस्तान की एक जेल में बंद है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने केंद्र सरकार को विजय सेबेस्टियन द्वारा 8 सप्ताह की अवधि के भीतर किए गए प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने सेबेस्टियन को अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता भी दी। यदि वे केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले से असंतुष्ट है, याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रंजीत मरार ने कहा कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले जुलाई 2021 में याचिका दायर की गई थी। वकील ने प्रस्तुत किया कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद जेलों को ध्वस्त कर दिया गया था। ये नहीं कहा जा सकता कि सोनिया और उनकी बेटी हिरासत में नहीं हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में कैदियों को हिरासत में लेने की खबरें हैं। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि हम सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दे सकते हैं और यदि आप इससे असंतुष्ट है तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हाईकोर्ट भी संवैधानिक कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों की संख्या और व्याख्या भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बेंच ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादियों, कैबिनेट सचिव और विदेश मंत्रालय के सचिव को 8 सप्ताह के भीतर प्रत्यर्पण अनुरोधों पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को अंक देने में अपनी कदाचार को छिपाने के लिए स्कोर कार्ड और उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं करने के लिए सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल उड़ीसा की अवैध कार्रवाई का आरोप लगाते हुए 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों द्वारा दायर याचिका को स्थगित कर दिया। जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस C.T. रवि कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट ममता शर्मा को अपने आदेश में प्रतिवादी को याचिका की अग्रिम प्रति देने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिवादी को केंद्रीय एजेंसी सहित अग्रिम प्रति दें। 17 जनवरी 2022 को सूचीबद्ध करें। दरअसल याचिकाकर्ता ने स्कूल के खिलाफ अवैध रूप से पैसे की मांग करने और 10वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए अनुचित दबाव डालने के लिए जांच का निर्देश देने से राहत मांगी थी। 5 अगस्त 2021 के आदेश में शीर्ष न्यायालय ने CBSE के वकील की प्रस्तुतियां दर्ज की थी और वह उस बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन अंक पिछले 3 वर्षों में उच्चतम औसत और परिणाम द्वारा निर्दिष्ट अंकों को सूचित करने के निर्देश जारी करेगा। याचिका में कहा गया था कि CBSE द्वारा 1 मई 2021 को मूल्यांकन नीति को अधिसूचित करने के बाद स्कूल ने जूम मीटिंग की थी, जिसमें अध्यक्ष ने खुले तौर पर छात्रों को अपने स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए कहा और बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए फिर से उत्तर पुस्तिकाएं लिखने का विकल्प सुझाया। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में यह भी कहा कि जिन छात्रों ने उस स्कूल में प्रवेश लेने के लिए स्कूल के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और मांग की राशि का भुगतान किया, उन्हें बहुत अच्छे अंक दिए गए, जिसमें प्रवेश लेने से इनकार करने वाले छात्रों के अंक मनमाने और अवैध रूप से काटे गए। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के खरीद फरोख्त के आरोप में रासुका के तहत की गई गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को जारी नोटिस किया। दरअसल बताया भी जा रहा है कि कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और मध्य प्रदेश के गृह विभाग के सचिवों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। दरअसल नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद फरोख्त करने के आरोप में जबलपुर में देवेश चौरसिया को हिरासत में लिया गया था। देवेश पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नकली इंजेक्शन बेचने का आरोप में गिरफ्तार कर उस पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रासुका के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आरोपी देवेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। साथ ही हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त तकनीकी समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर नागरिकों से कहा है कि यदि उन्हें संदेह है कि उनके मोबाइल फोन में पेगासस मालवेयर से सेंध लगाई गई है तो वे आगे आएं और समिति से संपर्क करें। सार्वजनिक नोटिस में ऐसे नागरिकों से ये कारण भी बताने को कहा गया है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके उपकरण में पेगासस मालवेयर से सेंध लगाई गई होगी और क्या वे तकनीक समिति को इन उपकरणों की पड़ताल करने की अनुमति देने की स्थिति में हैं। लोगों को तकनीकी समिति को 7 जनवरी 2022 से पहले एक ईमेल भेजना है। नोटिस में कहा गया है कि यदि समिति को प्रतीत होगा कि संदेह के लिए आपके कारण को लेकर आगे की जांच की जरूरत है तो समिति आपसे आपके उपकरण की जांच करने देने का अनुरोध करेगी। इसमें कहा गया है कि समिति ने अनुरोध किया है कि भारत के किसी नागरिक को जिसे NSO ग्रुप इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के विशेष उपयोग के चलते
अपने मोबाइल फोन में सेंध लगाए जाने का संदेह है तो उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति से संपर्क करना चाहिए। नोटिस में कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये कारण बताना होगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आपके उपकरण में पेगासस मालवेयर में सेंध लगाई गई और क्या आप तकनीकी समिति को अपने उपकरण की जांच करने की अनुमति देने की स्थिति में हैं। समिति उपकरण प्राप्त करने की एक पावती देगा और उपयोगकर्ता को उनके रिकॉर्ड के लिए एक डिजिटल तस्वीर देगा। नोटिस में कहा गया कि मोबाइल फोन एकत्र करने का स्थान नई दिल्ली में होगा और जांच छानबीन पूरी होने के बाद ही इसे वापस दिया जाएगा। पिछले साल इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस का इस्तेमाल भारत में कथित तौर पर जासूसी के लिए किए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। पिछले साल अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि विशेषज्ञों की एक समिति की ये जांच करेगी कि क्या सरकार ने सैन्य श्रेणी के निजी इजरायली पेगासस स्पाइसवेयर का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं, सक्रियकर्तावादियों, उद्योगपतियों, न्यायाधीशों और पत्रकारों की जासूसी के लिए किया है। वहीं केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड मेडिकल के तहत पशु चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 10% आरक्षण को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति पीवी कृष्णन ने ये देखते हुए रिट याचिका को बंद कर दिया कि एक सरकारी आदेश ने उक्त आरक्षण को स्थापित किया और सरकारी प्लीडर के समर्थन के बाद ही ये राज्य का एक नीतिगत फैसला था। चिकित्सा शिक्षा निदेशक ने अदालत के निर्देश के अनुसार एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि उक्त सरकारी आदेश के अनुसार ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 10% टिकट 10% सीटें अलग रखी गई। याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के तहत पहचाने गए उम्मीदवार हैं। एक योग्य उम्मीदवार होने के नाते उन्होंने KEAM प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था। प्रवेश परीक्षा आयुक्त में आपको बता दें कि व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के अंतर प्रवेश के लिए एक विवरण जारी किया और इसमें प्रवेश परीक्षा के संबंध में सामान्य जानकारी शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बार के सदस्य किसी भी सदस्य या किसी अन्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बैठक करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें न्यायालयों के कामकाज में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन अयोध्या के अध्यक्ष और सचिव द्वारा बार बार हड़ताल के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर हलफनामों पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की। अनिवार्य रूप से बार बार हड़ताल के कारण अतिरिक्त आयुक्त फैजाबाद प्रथम अयोध्या डिवीजन अयोध्या के समक्ष लंबित एक मामले में कार्रवाई में कोई प्रगति नहीं दिखी और जब ये मामला न्यायालय के संज्ञान में लाया गया तो कोर्ट ने सबसे पहले इस मामले में कमिश्नर की रिपोर्ट मांगी। 17 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने अतिरिक्त आयुक्त फैजाबाद प्रथम अयोध्या डिवीजन अयोध्या द्वारा दायर एक रिपोर्ट पर अदालत के आदेश के अनुपालन में उन तारीखों पर प्रकाश डाला जिन पर आयुक्त द्वारा मामले को हाथ में नहीं लिया जा सका क्योंकि बार के सदस्यों ने हड़ताल का आह्वान किया था। कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार करते हुए नोट किया कि फैजाबाद बार एसोसिएशन और कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन ने कमिश्नर कोर्ट के कामकाज को लगभग ठप कर दिया क्योंकि वे बड़े पैमाने पर और बार बार हड़ताल कर रहे थे। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पहले फैजाबाद बार एसोसिएशन और कमिश्नर कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सचिवों द्वारा कुछ हलफनामे दायर किए गए थे जिसमें कहा गया था कि वे कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर न्यायिक कार्य से दूर नहीं रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि अंडरटेकिंग के उल्लंघन में 2 पदाधिकारी बार बार और बड़े पैमाने पर प्रस्तावों को अपनाने में लिप्त थे। बार के सदस्यों को न्यायिक कार्य से दूर रहने के लिए कहा और इसीलिए कोर्ट ने 17 दिसंबर को कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को हलफनामा दायर करने के लिए कहा। कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव 23 दिसंबर को आवश्यक हलफनामे दाखिल करते हुए अपने वकीलों के माध्यम से अदालत के सामने पेश हुए बिना शर्त माफी मांगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.